भी कह सकते हैं। लेकिन यदि हम अब ये आपके सामने एक न्यूक्लियोटाइड यूनिट का फॉर्मेशन हो गया, तीन चीजें यहां पर प्रेजेंट है, देखो ये पेंटोस शुगर रही, इधर नाइट्रोजन बेस रहा और तीसरी जो चीज है फॉस्फेट ग्रुप रहा। ओके, अब यहां पर इधर भी फॉस्फेट ग्रुप के साथ OH प्रेजेंट होगा, फॉस्फेट के साथ इधर भी OH प्रेजेंट होगा और इधर डबल बॉन्डिंग से ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट यदि हम देखें कि Q2 जो इसी तरीके से काफी सारी न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और वो आपस में एक दूसरे से लिंक कर लेंगे। किस तरीके से लिंक करती है मैं आपको बता रहा हूं। देखें कि ये हमने दूसरी कोई भी एक पेंटोस शुगर बना दी। क्या बना दिया? पेंटोस शुगर। इस तरीके से ये इसकी कौन सी पोजीशन हो गई बच्चों? ये हो गई इसकी फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन में मैंने अभी आपको बताया था क्या जुड़ा रहता है, कोई भी नाइट्रोजन बेस आके जुड़ता है। चलिए हमने ले लिया एडेनिन जुड़ा हुआ है, ठीक है। इधर मैंने आपको बताया 5 एंड पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ होगा? फॉस्फेट जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। क्या जुड़ा हुआ होगा? फॉस्फेट। तो ये मान के चले कि ये फॉस्फेट इधर जब इससे लिंकेज करेगा तो इस पे ये मैंने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से ये जोड़ दिया। अब यहां पर मेरे सामने इसको हम हटा देते हैं, ये लो। अब यहां पर मेरे सामने 2 यूनिट न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो चुका है। फर्स्ट ऊपर जो मैंने आपको डिटेल से जिसका फॉर्मेशन बताया है वो, और सेकंड मैंने आपको दूसरा एक तरीके से इंडिकेट करके कि फर्स्ट पोजीशन पर कोई भी नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है और 5OH वाली पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है? 5OH वाली पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है? फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। कौन सी बॉन्डिंग द्वारा? फॉस्फोडाइएस्टर, ओ सॉरी एस्टर या फॉस्फोएस्टर या कॉमन कोवलेंट बॉन्डिंग द्वारा। तो यहां पर एक सेपरेट मैंने आप लोगों को न्यूक्लियोटाइड यूनिट और बनाई है। अब यहां पर फर्स्ट तो हमने ये देखी थी, पहली न्यूक्लियोटाइड यूनिट ये हो गई और दूसरी न्यूक्लियोटाइड यूनिट ये हो गई। तो आपके सामने 2 न्यूक्लियोटाइड यूनिट है। तो काफी डीएनए किस तरीके का मॉलिक्यूल होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो इसके अंदर बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स आपस में एक दूसरे से लिंक करते हुए जाते हैं, एक चैन का फॉर्मेशन कर लेते हैं और डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहां पर आप लोग देखें कि एक यूनिट ये रही, फर्स्ट यूनिट, और सेकंड यूनिट ये रही। अब 2 यूनिट्स आपस में एक दूसरे से लिंक करेंगी यानी जुड़ेंगी। तो यहां पर ये जो है, यहां पर मैंने आपको बताया था यहां पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है इस तरीके से, OH ग्रुप, और इधर इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है। वही वाटर मॉलिक्यूल्स वापस निकलेगा और वापस कौन सा बॉन्डिंग बन जाएगी? सिंपल कोवलेंट। इन दोनों को मिला करके यहाँ पर आप देखें इस तरीके का जो एस्टर होता है, इस तरीके वाली पोजीशन, एस्टर वाली पोजीशन आ गई, या कार्बन की जगह फॉस्फोरस प्रेजेंट है तो इसे हम कहेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये जो बॉन्डिंग हो रही है ये वाली, ये जो मैंने आपको पहले बता रखी थी, इस तरीके की ये जो बॉन्डिंग है, ये जो बॉन्डिंग है ये कौन सी बॉन्डिंग है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग। तो अब आपको यहाँ पर 2 टाइप के लिंकेज के बारे में मालूम चला है। नंबर 1, जो पेंटोस शुगर होती है उसके साथ नाइट्रोजन बेस का जो लिंकेज होता है, नाइट्रोजन बेस जो अटैच होता है फर्स्ट कार्बन एटम से अटैच होगा, और दूसरा पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन से अटैच होगा, और जो बॉन्डिंग होगी या लिंकेज होगी वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहलाएगी, जिसे हम एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कह देते हैं। यस, ओके। नेक्स्ट, 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जो लिंक करते हैं, जिस लिंकेज द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, उसे हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। यस, इसी तरीके से अब देखिए आप लोग, पहले में 5वें पर तो न्यूक्लियोटाइड के साथ, न्यूक्लियोसाइड के साथ जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा वो 5वें ग्रुप के साथ, और जो लिंकेज होता है इसको हम ये भी कह सकते हैं 3-5 फॉस्फोडाइएस्टर या 3 to 5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। इधर 3 कार्बन के साथ बना हुआ है, इधर 5 कार्बन के साथ बना हुआ है, तो ये जो लिंकेज होगा इसे हम 3-5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज भी कह सकते हैं। ओके, क्लियर? किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन? यस, इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होते चलेंगे और एक चैन बना लेंगे, और जो चैन बनेगी उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। बट लेकिन जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स होती है, यानी कि उसमें 2 हेलिक्स होती है। कितनी हेलिक्स होती है? 2 हेलिक्स, यानी कि जो चैन होती है 2 चैन्स होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की 2 चैन्स, जो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है, जो कि हम
आगे डिटेल से स्टडी करेंगे जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के डबल हेलिक्स मॉडल के अंदर। यस स्टूडेंट्स, कुछ साइंटिस्ट के नाम मैंने यहाँ बताए जो कि इसी से रिलेटेड है। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड को एसिडिक सब्सटेंस कहा और इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया न्यूक्लियस के अंदर। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले आइडेंटिफाई किया किसको? न्यूक्लिक एसिड को। कब? 1869 में। और इसे क्या नाम दिया? इट इज नेम्ड एज न्यूक्लिन। क्या नाम दिया? फ्रेडरिक मिशर ने इसे न्यूक्लिन नाम दिया। और इन्हीं के एक शिष्य थे ऑल्टमान जिन्होंने इसे न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। जस्ट वापस समझे, फ्रेडरिक मिशर 1869 इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को आइडेंटिफाई किया न्यूक्लियस के अंदर और क्या नाम दिया? न्यूक्लिन। यस, नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने 1953 में डीएनए की स्ट्रक्चर को, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को समझाने के लिए एक डबल हेलिक्स मॉडल दिया। क्या दिया? डबल हेलिक्स मॉडल। कब? 1953 में। और इनका जो डबल हेलिक्स मॉडल था वो बेस था किस पर? एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा पर। ये किसने तैयार किए थे एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा? ये दो साइंटिस्ट थे, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। इन दोनों साइंटिस्टों ने ये एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा तैयार किए थे डीएनए की स्ट्रक्चर को स्टडी करते हुए। लेकिन फ्रैंकलिन की डेथ हो जाती है और ये जो तीनों साइंटिस्ट हैं जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक एंड विल्किंस, इन्हें इस काम के लिए नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज। क्या मिला? नोबेल प्राइज। कब? 1962। तो आप लोग थोड़ा सा इस पर भी गौर करें। ये जो मैंने साइंटिस्टों के नाम लिखे हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्रेडरिक मिशर एंड जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक जिन्होंने क्या प्रपोज किया था? डबल हेलिक्स मॉडल, जिसकी अपन डिटेल से आप आगे स्टडी करेंगे। और ये जो मॉडल था इनका वो किसके डाटाज पर बेस्ड था? विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। उनके किस एक्सपेरिमेंट, किस उसके बेसिस पर? एक्सरे डिफ्रैक्शन के जो डाटा थे उनके बेसिस पर 1953 में जेम्स वाटसन एंड एच.एफ.सी. क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया, जिसकी डिटेल से स्टडी हम आगे करेंगे। यस स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मेरे हिसाब से अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी आपकी किसी तरीके की कोई क्यूरी है तो आप वाया मैसेज के थ्रू आप अपनी क्यूरीज को मेरे पास भेज सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे चारगाफ रूल एंड वाटसन और क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे। अभी आप लोगों को ये तो मालूम चल गया कि डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रपोज किया था। तो वाटसन एंड फ्रांसिस। किस पर बेस्ड था? तो एक्सरे डिफ्रैक्शन पर, डाटाज पर बेस्ड था। और किसने डाटा दिए थे? विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने। और नोबेल प्राइज़ किसको मिला? कब मिला? नोबेल प्राइज़ 1962 में